हेलो बच्चों, इससे पहले अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परिवहन चैप्टर। परिवहन चैप्टर में हम लोग पादपों में परिवहन यानी पौधों में परिवहन के बारे में हम लोग ने पढ़ चुका है और कुछ रक्त के बारे में भी हम लोग अच्छी तरह जान चुके हैं कि परिसंचरण तंत्र में हमारे शरीर के अंदर रक्त और लसिकाएं होती है और उस रक्त में क्या क्या पाई जाती है और लसिका में क्या क्या पाई जाती है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से जाना। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि परिवहन के अंतर्गत परिवहन तंत्र किस प्रकार यानी मनुष्य का हृदय किस प्रकार कार्य करता है। और सबसे पहले इसे समझने के लिए हम लोग हृदय की रचना करने सीखेंगे। अक्सर एग्जाम में मानव हृदय बनाने के लिए आ जाता है और बच्चे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए थोड़ा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। इसे हम लोग आसान तरीके से समझेंगे कि कैसे इसकी रचना की जा सकती है, क्योंकि रचना हम लोग जब जान जाएंगे कि इसकी रचना कैसे की जाती है तो इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। और जब तक रचना नहीं समझ में आएगी हम नहीं समझ पाएंगे कि ये कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे इसे बनाएंगे। इस तरह ये दोनों बराबर ही बनाएंगे, है ना, दोनों बराबर बनाएंगे। और ये एक मोटी झिल्ली से मोटी आवरण से ऐसे घिरी होती है और यहाँ आके पतली हो जाती है। इधर मोटा होता है और इधर पतला होता है। जैसे ही यहाँ पे पतला होता है यहीं पे एक धमनी सिराएं आके मिलती है इस तरह। ठीक है, और एक यहाँ पर जो है ऐसे बल्ब लगा हुआ होता है। जैसे यहाँ लगा होता है और इधर से एक नस गई हुई होती है। ठीक है, और जैसे देखिए इसमें हो गया, ये एक वेन हुआ, ये इस तरह बल्ब इस तरह का ये लगा हुआ रहेगा और यहाँ पर बल्ब की तरह रचना जस्ट ऐसे ही इधर भी बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो है इसे किस तरह हम लोग बनाएंगे आसान तरीका से, इसे समझना है। इधर भी एक बल्ब की तरह पट्टी की तरह रचना निकली हुई होती है। इस तरह आसानी से हम इसका फिगर बनाएंगे। और इसका फिगर बनाने के बाद देखिए अब इसके अंदर जो है दोनों को अलग करने के लिए एक पट्टी के रूप में संरचना यहाँ पाई जाती है। ठीक है, एक पट्टी रूपी संरचना इसमें पाई जाती है। पहले इसकी रचना आसान तरीका से हम लोग समझेंगे, क्योंकि रचना समझ गए अगर तो आराम से हम लोग
लिख सकते हैं इसे। ये हमारे शरीर के बाईं तरफ उपस्थित होता है और इसमें जो है मांसपेशियां पाई जाती हैं। इसके अंदर जो है इसी कलर से लिखते हैं। इसके नामांकरण में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब देखिए बस कितनी आसानी से बन गया। ज़्यादा खूब बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि ऐसे बने एकदम उसी तरह। हाँ, उसकी उसमें 4 चेम्बर्स होना चाहिए, 2 नीले 2 आलिंद होना चाहिए। ठीक है, इस तरह हम लोग देखिए ऐसे अगर हम मुड़ते हैं तो राइट इधर होता है ना, राइट हैंड इधर होता है, तो इधर हो जाएगा राइट साइड, है ना। इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड, यानी ये हुआ दायां, नहीं बायां, सॉरी दायां, और इधर बायां, है ना। तो इस साइड जो पाया जाएगा ये ऊपर ये चेम्बर और ये, उसको दायां, इसको बायां लेफ्ट यानी बायां, और इसको भी बायां, और इधर जो पाया जाएगा दाएं तरफ, इसको भी दायां और ये भी दायां। हो गया ये 4 भाग। अब हम लोग लिखेंगे कि ये है क्या, दायां और बायां, ये 4 चेम्बर का नाम क्या है ना। इस तरह मानव हृदय की हम लोग रचना करेंगे, और मानव हृदय की रचना आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीख ही गए हैं, और इसका ये नामांकरण हो गया। आप लोग इसका अच्छा से फिगर बनाइएगा और इसका नामांकरण करिएगा। फिगर बनाना एकदम आसान तरीका है। किताबों में बिल्कुल एकदम कॉम्प्लिकेटेड देता है, जिससे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि उसकी रचना हम कैसे करें। देखिए ये क्या है, देखिए ये 2 मानव शरीर में 4 कोष्ठक हो गया, 1 2 3 4, है ना। बाहर ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलेंगे आलिंद। क्या बोलेंगे? ऊपर वाले भाग को आलिंद, है ना। इंग्लिश में उसे बोलते हैं आर्टिकल, है ना, आर्टिकल। बाएं साइड में जो होगा उसे बायां आलिंद बोलेंगे, और दायां साइड में जो होगा ये चेम्बर उसे दायां आलिंद बोलेंगे। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे लेफ्ट आर्टिकल और हिंदी में बोलेंगे राइट आर्टिकल। ये नीचे वाला जो चेम्बर है, ये नीचे जो चेम्बर है उसको बोलते हैं नीलय, है ना, इसको बोलते हैं नीलय। और जो लेफ्ट साइड होगा उसे लेफ्ट वेंट्रिकल, इंग्लिश में नीलय को वेंट्रिकल बोलते हैं, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी बायां नीलय और दायां नीलय, है ना। देखिए अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये जो वाल्व है ये हम क्यों बनाए। देखिए ये बल्ब जो है, वाल्व जो है, इस तरह की पट्टी की तरह इस तरह निकली रहती है, और ताकि इधर से रक्त ऊपर ना जाए, है ना। अब इसकी हम लोग कार्य विधि पढ़ें कि किस तरह हम ये कार्य करती है और किस तरह इसमें ब्लड आता है। हम लोग समझते हैं कि जैसे ही हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, जैसे हम लोग श्वसन में पढ़े थे हृदय फेफड़ा के बारे में, है ना, तो ये सारा जो नसें जो है फेफड़ा से जुड़ी है या फेफड़ा से रिलेटेड है उसे हम लोग फुफ्फुस बोलेंगे। ये जो ये यहाँ से जो ये जा रही है, कहाँ जा रही है? फेफड़ा में चली जा रही है, ये सीधे जो है फेफड़ा में चली जाती है, इसलिए इसे बोलेंगे फुफ्फुस धमनी, है ना। और जो शरीर से आती है ये पूरे शरीर में जाएगी, ये पूरे आपके बॉडी में जाएगी, इसलिए इसे बोलेंगे महाधमनी, है ना। इसे बोलेंगे महाधमनी और इसे बोलेंगे फुफ्फुस धमनी, क्योंकि ये फ से फेफड़ा और फ से फुफ्फुस, ऐसे भी याद करिएगा, है ना। और देखिए ये है 2 महाशिरा। महाशिरा इसलिए महाशिरा है, ये फुफ्फुस नहीं है, फुफ्फुस शिराएं इधर है, फुफ्फुस शिराएं जो है सीधे फेफड़ा से इसका कनेक्शन रहेगा, और जो
शरीर से जिसका कनेक्शन रहेगा उसे बोलेंगे हम लोग महाशिरा, है ना। तो जब महाशिरा से ये रक्त इसमें आएगी तो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, दायां आलिंद में, है ना। महाशिराएं ये नीचे को बोलेंगे पश्च महाशिराएं और महाशिरा, और ऊपर को बोलेंगे अग्र महाशिरा, है ना। और ये एक बाहरी आवरण, जो सबसे बाहरी जो इसका आवरण है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, है ना। और जो बाहरी पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ये घिरा रहता है, और बाहरी भाग को बोलते हैं पेरिकार्डियम, और अंदर के जो ये परत है, अंदर का ये जो झिल्ली है, इसे बोलेंगे इंडोकार्डियम, है ना। और इसके बीच में जो ये मसल्स पाई जाती है इसे बोलेंगे मायोकार्डियम, ठीक है। और ये बीच का जो ये भाग जो है, जो एक दूसरे को अलग कर रहा है, दायां आलिंद और बायां आलिंद और दायां नीले और बायां नीले को जो अलग कर रहा है, उस पट्टी को हम लोग बोलेंगे सेप्टम, ठीक है। और ये जो है फुसफुस धमनी जो है, इसमें ये जो बल्ब लगी हुई है, इस तरह पट्टी के समान जो रचना है, उसे बोलेंगे पल्मोनरी बल्ब या फुफ्फुसीय बल्ब, है ना। और इसमें जो ये इस पट्टी को हम लोग बोलेंगे महाधमनी का बल्ब, यानी एरोटा बल्ब। महाधमनी को बोलते हैं हम लोग एरोटा। हाँ, अब समझते हैं होता कैसे है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सारे इसमें नामकरण कर दिए हैं, इसलिए समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है। आप लोग को बताने के लिए कि आप लोग जब मानव हृदय की रचना करने के लिए जब आएगा तो आप लोग इस तरह नामांकित करके ही उसमें बनाइएगा, लेकिन समझने के लिए थोड़ा हम इस चीज़ को मिटा रहे हैं, तब हम बताते हैं कि ये रचना करती कैसे है, ठीक है। ये काम कैसे करता है अब बता रहे हैं आप लोगों को। बहुत सारा इसमें ये हो गया था, इसीलिए पहले एक साइड को हम लोग समझते हैं। देखिए, ये हो गया महाधमनी, ठीक है। और इसमें ये क्या करता है, इसमें ब्लड जो है पूरे शरीर में जाता है। महाधमनी से क्या होता है, पूरे शरीर में ब्लड जो है, ऑक्सीजनेट ब्लड, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, खून होता है, पूरे शरीर में हमारा चल जाता है। और वो ऑक्सीजन वाला रक्त कौन लाता है, ये फुफ्फुस शिराएं कौन लाता है, फुफ्फुस शिराएं। और ये फेफड़ा से चुकी जुड़ी है। सपोज दैट यहाँ फेफड़ा है, यहाँ इस तरह हम लोग समझते हैं, समझने के लिए यहाँ फेफड़ा है, फेफड़ा, है ना, इस तरह। फेफड़ा है, तो ये फेफड़ा से सीधे कनेक्ट है ना। ये दोनों जो है फेफड़ा से कनेक्ट है, और फेफड़ा से जैसे हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन वहाँ ब्लड पर मौजूद है, तो वहाँ का ब्लड जो है ऑक्सीजन ले करके कहाँ ले आता है, यहाँ आलिंद में, है ना, लेफ्ट दाएं आलिंद में। ये दाएं नहीं, ये बायां है ना, बायां आलिंद में। बाएं आलिंद में क्या लाता है, रक्त को लाता है। देखिए, आलिंद का, दोनों आलिंद का काम है ब्लड दोनों आलिंद में ब्लड आता है। एक में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है और एक में ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है। यहाँ से फेफड़ा से आया इसमें, और कहाँ गया, बायां नीले में, है ना, बायां नीले में, बायां नीले में गया। जैसे ही बायां नीले में आया और इधर से जो है इसकी पेशियां जो है इसे धक्का मारी, और धक्का मारने के बाद ये बल्ब बंद हो जाएगा। जैसे ही इधर से धक्का मारा जाएगा, ये बल्ब, ये जो है पट्टी ऊपर की तरफ उठेगा और दोनों सट जाएगा। जब सटेगा तो ये बंद हो जाएगा और ये खुल जाएगा, और ये खुलेगा
तो इसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में हमारा, पूरे शरीर में फैलेगा, है ना। और अब पूरे शरीर में जब फैलेगा तो पूरे शरीर से होते हुए, पूरे शरीर से होते हुए, है ना, पूरे शरीर से होते हुए वो कहाँ आएगी, महाशिरा के पास, है ना, महाशिरा के पास आएगा। पूरे शरीर से होते हुए आएगा तो सारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन देते हुए आएगा। जब सारे कोशिकाओं को ऑक्सीजन देते हुए आएगा तो सब आपके शरीर की सारी कोशिकाएं जो है श्वसन करेगी, और श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। मैंने पहले ही पढ़ा चुका है श्वसन पाठ में। श्वसन की क्रिया में क्या होगी, सब ब्लड जब लेकर के, रक्त जब लेकर के ऑक्सीजन जाएगा तो वहाँ ऑक्सीजन देगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा तो सारी शरीर की कोशिकाएं जो है लेकर के कहाँ आएगी, महाशिरा के पास, ठीक है। और महाशिरा जो है, महाशिरा कहाँ ले जाएगा इसे, महाशिरा दायां आलिंद में, है ना, कहाँ ले जाएगा, दायां आलिंद में, दायां आलिंद में इस रक्त को पहुंचाएगा। जैसे ही इस रक्त को पहुंचाएगा ये बल्ब खुलेगी और यहाँ से नीचे गिर जाएगी। किस में गिरेगी, दायां नीले में, है ना, दायां नीले में, दायां नीले में गिरे। जैसे ही दायां नीले में गिरेगी अब क्या होगा, ये बल्ब इधर से फिर धक्का मारेगा, ये हमारी फेफड़ा की मांसपेशियां इधर से धक्का मारेगा, हमेशा पंप करता रहता है, इस तरह फलता सो करता रहता है, पंप मारेगा तो ये पट्टी जो है ऊपर की तरफ सट जाएगी, ये बंद हो जाएगा और ये खुल जाएगा। जब ये खुलेगा तो फुफ्फुस शिराओं के द्वारा कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये फेफड़ा में फिर इसके द्वारा पहुंचा दिया जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है कैसे 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 हुआ, नहीं समझ में आया। देखिए, सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा में ऑक्सीजन पहुंचता है, तो वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड हमारे पूरे शरीर में, एक बार श्वसन का वीडियो फिर अच्छा से देख लीजिएगा तो समझ में आएगा। जैसे श्वसन फेफड़ा में क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन ग्रहण करता है उसे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला जब ब्लड फेफड़ा में आएगा तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और वैसे ही हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा। ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो जब ऑक्सीजन ग्रहण वो ब्लड कर लेगा तो उसे बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला अब यहाँ से ब्लड फुफ्फुस शिराओं के द्वारा इस बाएं नीले में आएगा और बाएं नीले से दाएं नीले में, बाएं आलिंद में आएगा और बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाएगा और बाएं नीले की जो है मांसपेशियां फिर जोर से धक्का मारेगी और क्या करेंगे, महाधमनी के द्वारा, ये महाधमनी है, महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में इसको वितरण करेगी। और पूरे शरीर में जब वितरण हो जाएगा तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा और ऑक्सीजन को वहाँ देगा, ताकि सारी कोशिकाएं, हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं ने शोषण कर रही है तो उसे भी तो ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, तो उसको कौन पहुँचाता है, रक्त पहुँचाता है ऑक्सीजन और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए इसे परिवहन के पाठ के अंतर्गत पढ़ा जाता है कि किस तरह ऑक्सीजन का परिवहन हमारे पूरे शरीर में हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे हो रहा है ना। तो इस तरह ये सिस्टम काम करती है। आप देखिए, अब हम लोग, अब कभी कभी क्वेश्चन करता है कि कहाँ की मांसपेशियां मजबूत होगी, नीले की कि आलिंद की। तो ये तो ग्रहण कर रहा है, आलिंद क्या कर रहा है, सिर्फ उसमें आ रहा है रक्त, तो ये मजबूत तो नहीं भी रहेगी तो काम चलेगी, इसलिए ये कमज़ोर होती है, उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। नीले की मांसपेशियां ज़्यादा मजबूत होती है। अब देखिए, ये आएगा दायां नीले की मांसपेशियां ज़्यादा मजबूत होती है कि बायां नीले की मांसपेशियां ज़्यादा मजबूत होगी। तो देखिए, इसको तो फेफड़े में ही ना ब्लड को पंप करना है, तो फेफड़ा में बहुत दूर फेफड़ा नहीं है, तो फेफड़ा में रक्त को भेजना है तो कम भी पंप करेगा तो फेफड़ा में पहुंच जाएगा। लेकिन इसे तो पूरे शरीर में इसे पंप करके पहुंचाना है ऑक्सीजन का ब्लड, तो ये पूरा जोर से धक्का मारेगा। इसीलिए बाएं साइड के जो है ये स्तर जो है दाएं साइड के स्तर से 3 गुना
मोटा होता है और काफ़ी मजबूत होता है ना। तो यहाँ से जोर से धक्का मारेगा तो पूरे शरीर में पंप करेगा और पूरे शरीर में फैलेगा। देखिए अब एक यहाँ पे एक और संरचना होती है एसेन नोड, है ना। ये सारी क्रियाएं होती कैसी हैं भाई, इतना ज़्यादा ऊर्जा आता कैसे उसके पास कि बार बार पंप करेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा। तो इस यहाँ पर एक, यहीं पर एक जो है दायां आलिंद के पास एक ऐसा संरचना होता है, एक ऐसा यहाँ यंत्र होता है जिसे बोलते हैं एसेन नोड, है ना। एसेन नोड, इसे इंग्लिश में बोलते हैं साइनोएंड्रियम नोड। साइनोएंड्रियम नोड जो है करेंट को, यहाँ एक करेंट उत्पादन करता है और वो करेंट के द्वारा, उसी करेंट के द्वारा जो है हृदय पंप करता है। कभी कभी ये एसेन नोड जो है हमारे शरीर में जब खराब हो जाता है तो इसे हम लोग बाहर से भी हम लोग लगाते हैं और ये इस हार्ट की संचालन जो है शुरू हो जाती है, फिर से कार्य करना शुरू हो जाती है। आप लोग समझ गए होंगे इसे, है ना, कैसे आती है। देखिए पुनः एक बार और देखते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ा में आता है ऑक्सीजन और यहाँ से हमारा ब्लड जो है, फेफड़ा में जो ब्लड रहता है वहाँ से ऑक्सीजन लेकर के कहाँ, फुफ्फुस शिराओं के द्वारा, जो नस फेफड़ा से जुड़ा होगा उसको फुफ्फुस उसमें जुड़ा रहेगा ना, फुफ्फुस शिराओं के द्वारा कहाँ लाएगा, बायां नीलय में लाएगा और बायां नीलय कहाँ ले जाएगा, बायां आलिंद में लाएगा और बायां आलिंद कहाँ ले जाएगा, बाएं नीले में ले जाएगा और बाएं नीले में जोर से पंप करेगा और फेंकेगा महाधमनी के पास और महाधमनी पूरे शरीर के पास ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पहुंचाएगा और वहाँ सभी कोशिकाएं अपना श्वसन क्रिया करेगी और ऑक्सीजन लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी तो यहाँ से जो है महाशिराएं फैली होती है और महाशिराएं जा करके कहाँ पहुँचाएगी, दायां आलिंद में, है ना, दायां आलिंद में रक्त को पहुँचाएगी और त्रिपदी कपाट द्वारा, ये इसको द्विपदी कपाट बोलते हैं, इसको त्रिपदी कपाट बोलते हैं, त्रिपदी कपाट द्वारा इसमें दायां नीले में जाएगा और दायां नीले फिर पंप करेगा और फुफ्फुस शिराओं, फुफ्फुस धमनी में पहुंचाएगा और फुफ्फुस धमनी जो है फेफड़ा में पहुंचा देगा। ठीक है, तो फुफ्फुस धमनी में किस प्रकार का रक्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होगा। महाधमनी में किस प्रकार का रक्त होगा, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा, है ना। और दायां आलिंद में किस प्रकार का रक्त आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आएगा और बायां आलिंद में किस प्रकार रक्त आएगा, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त आएगा। ठीक है, आगे इसकी भी हम लोग थोड़ी जानकारी और कुछ इसके संबंधित हम लोग जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। आइए अब हम लोग हृदय से यानी रक्त और हृदय से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ लेते हैं। देखिए अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए गए, है ना, लेकिन देखिए मछली में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, मछली में मात्र 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, एक आलिंद और एक नीले। उभयचर यानी जो जल और भूमि दोनों में रह सकते हैं, जैसे मेढक है उसमें कितने हृदय पाए जाएंगे, उसमें 3, 2 आलिंद और 1 नीले, है ना। और एविज यानी पक्षियों में और मेमेलिया यानी स्तनधारियों में 4 कोष्ठक पाए जाएंगे, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। कुछ हम हर एक टॉपिक से कुछ जानकारियाँ इसलिए दे देते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम में फिर कंपटीशन में बैठिएगा तो ये हर टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यही सब पूछे जाते हैं, है ना। पहले आसानी से समझ लीजिए कि वो चीज़ होता क्या है, इसके बाद इससे संबंधित कुछ नई जानकारियाँ आप लोग लीजिए जो अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी धमनी कौन होती है, सबसे छोटी धमनी का नाम है कैपिलरी, है ना। एसे नोड हम अभी बताए थे, है ना। एसे नोड जो हमारे हृदय की धड़कन पंप करने के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली देता है, तो उसके वो अगर ख़राब हो गया हमारे हृदय में तो उसके जगह पे जो मशीन लगाई जाती है उसका नाम है पेस मेकर। और कहाँ लगाई जाती है, कहाँ पे एसे नोड होता है, दाहिने आलिंद में, है ना। और नाड़ी की दर कैसे मापा जाता है, तो धमनी के द्वारा नापा जाएगा। जैसे धमनी है, धमनी एक बार पंप करेगी, ऐसे इस तरह बंद रहता है ना, उसकी इस तरह ऐसे बंद रहता है, तो जैसे एक बार खुलेगी तो ऐसे बजेगा, बज रहा है ना, बजेगा ना, तो उस तरह की खुलती है बंद होती है, खुलती है बंद होती है, तो इस तरह आवाज़ निकलता है।
तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है हमारी हृदय? हमारी हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार पंप करती है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि 1 मिनट में हमारा हृदय जो है 72 बार धड़कता है, यानी 72 बार पंप करता है। और एक बार में एक पंप में कितना बार, एक बार जब पंप करता है तो कितना रक्त को भेजता है? 70 ml रक्त को वो भेज देता है शरीर में। हृदय द्वारा एक धड़कन में कितना रक्त पंप किया जाता है? तो 70 ml रक्त जो है पंप किया जाता है। और देखिए 1 मिनट में 72 बार जब धड़कता है और 1 मिनट एक पंप में 70 ml रक्त खोता है, तो 70 में फिर 72 का मल्टीपल करके आप लोग निकाल सकते हैं कि कितना हमारे शरीर में रक्त है। लगभग आएगा 5 लीटर के लगभग ये हमारे शरीर में रक्त पाई जाएगी, है ना। क्योंकि रक्त तो एकदम हमारी हृदय तो एकदम छोटा है, उसमें थोड़ी ना 5 लीटर रक्त अट पाएगा। 5 लीटर का गैलन इतना बड़ा होता है, उतना हमारा हृदय तो बड़ा है नहीं, लेकिन एक पंप करते रहता है हमेशा। एक बार पंप करेगा तो 70 ml रक्त को पंप करेगा, है ना। तो और 1 मिनट में 72 बार पंप करेगा। इस तरह 5 ml को हमेशा हमारे शरीर में घुमाता रहता है 5 लीटर को। किस हार्मोन द्वारा हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है? किसी कंपटीशन में पूछता है। तो थायॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन नामक हार्मोन जो है, जो हमारी धड़कन को नियंत्रित करता है, और हमारे शरीर में रक्त जो है 5 लीटर पाया जाता है। अब आप लोग आज देखिए हृदय की रचना, हृदय के कार्य बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। पढ़ने पर बुक में भी उतनी ढंग से समझ में नहीं आती है, इसलिए इसे बार बार देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा, फिर सुधार करेंगे हम। जहाँ समझ में नहीं आएगी फिर उसे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।